आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय गांवों की छवि आम तौर पर शांति, हरियाली और सरल जीवन की होती है। ऐसे ही एक गांव की सुंदरता और उसकी सदियों पुरानी कथाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। इस गांव का नाम था शिवपुर, जो अपनी शांति प्रिय और हरियाली वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव की हर गली, हर खेत और हर घर में जीवन की सरलता का वर्णन किया गया था। यहाँ के लोग परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। शिवपुर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन जलाशय था, जिसे गांव के लोग चांदनी ताल के नाम से जानते थे। यह तालाब अपने खूबसूरत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसकी गहरी रहस्यमयता और भय भी था। चांदनी ताल के बारे में कई किस्से और कहानियाँ लोगों की जुबान पर थी, जिनमें से एक कहानी थी यक्षिनी की। यक्षिनी जो एक खूबसूरत और आकर्षक आत्मा होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि वह इस तालाब में निवास करती है। प्रेम के कारण उसे एक श्राप प्राप्त हुआ था, जिससे वह जल के अंदर ही कैद हो गई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यक्षिनी रात के समय तालाब के किनारे घूमती है और जो भी व्यक्ति उसके पास आता है उसे अजीब और भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस गांव की महिलाएं रात के समय तालाब की ओर नहीं जाती हैं। इस कहानी को बच्चों को सुनाते समय विशेष सावधानी बरतनी होती है। कहा जाता है कि यक्षिनी अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाकर उन्हें तालाब में खींच लेती है। लोग डर के मारे तालाब के पास नहीं जाते हैं और इसके पानी में घुसना तो बिल्कुल ही निषेध माना जाता है। इस गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि की सुंदरता, सादगी और उसकी दयालुता ने उसे गांव में हर किसी की पसंद बना दिया था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अंजलि का एक प्रेमी भी था जिसका नाम था अजय। अजय और अंजलि की प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी। अजय एक मेहनती युवक था जो गांव में खेती का काम करता था। उसकी दयालुता और ईमानदारी ने उसे गांव के लोगों के बीच मान सम्मान दिलाया था। अंजलि और अजय की प्रेम कहानी ने गांव के लोगों का दिल छू लिया था। दोनों की शादी की योजनाएं गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। अंजलि और अजय की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और गांव में तैयारियों का दौर चल रहा था। दोनों ने अपने परिवारों से शादी के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी और अब वह एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार थे। उनका प्यार और समर्पण एक दूसरे के लिए विशेष था और उनकी शादी गांव में खुशी और उल्लास का कारण बन गई थी। शादी की तैयारियों के बीच अंजलि की जिज्ञासा उसे पुरानी कहानियों और मिथकों की ओर खींच रही थी। उसने चांदनी ताल और यक्षिनी की कहानी में गहरी रुचि हो गई थी। अंजलि ने सोचा कि शादी से पहले इस रहस्यमय स्थान की सच्चाई जानना एक अच्छा विचार होगा। अंजलि ने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर प्राचीन किताबें और दस्तावेज खंगालने का निर्णय लिया। वहां से उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था रहस्यमयी आत्माएं और उनके श्राप। किताब को देखकर अंजलि की आंखें चमक उठी
उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इस किताब के अंदर यक्षिनी की कहानी विस्तार से लिखी गई थी। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी थी। यक्षिनी का श्राप प्रेम की वजह से था और उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक प्राचीन मंत्र के साथ श्रापित हो गई थी। इस मंत्र के अनुसार यक्षिनी की आत्मा जल में अटकी रह गई थी और केवल एक विशेष अनुष्ठान द्वारा उसे शांति मिल सकती थी। अंजलि ने किताब की कुछ विशेष पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा और एक पुरानी ध्वनि की तरह सुनी जो किसी अज्ञात भाषा में थी। किताब में एक मंत्र भी लिखा था जिसे यक्षिनी को शांति देने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। रूपा ने गलती से उस मंत्र का उच्चारण कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने का सही तरीका हो सकता है। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। चांदनी ताल के पानी में हलचल होने लगी और एक भयानक आवाहन की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि को महसूस हुआ कि उसने कुछ गंभीर गलती कर दी है। वह डर के मारे कांप उठी और किताब को वहीं पर फेंक कर भाग गई। लेकिन अब यक्षिनी की आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी और उसकी दुनिया में दखल देना शुरू कर दिया था। इस प्रकार अंजलि की जिज्ञासा और गलती ने गांव के जीवन में एक नई और खौफनाक घटना को जन्म दे दिया था। यक्षिनी की वापसी ने गांव में अजीब और डरावनी घटनाओं की शुरुआत कर दी थी जो आगे आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप लेने वाली थी। अंजलि और अजय की खुशियों का वातावरण अचानक बदल गया जब यक्षिनी का श्राप सक्रिय हो गया। चांदनी ताल के पानी में हलचल और अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। एक शाम अंजलि अपने घर के आंगन में बैठी थी जब उसने अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आवाज़ तालाब से आ रही थी, जैसे कोई सिसकियाँ सुनाई दे रही हों। रात का अंधेरा गहराता गया और गांव में एक असामान्य खामोशी छा गई। अंजलि को सोने में दिक्कत होने लगी और रात भर अजीब अजीब से सपने देखने लगी। सपनों में उसे एक खूबसूरत स्त्री दिखाई देती जिसकी आंखें उसकी आत्मा को जला देने वाली नज़रों से देखती थी। हर सपने के साथ वह स्त्री धीरे धीरे अंजलि के करीब आ रही थी और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अंजलि ने अजय को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन अजय ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ मानसिक दबाव के कारण हो रहा है। हालांकि गांव के लोगों के बीच अजीब घटनाओं की खबरें फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि चांदनी ताल में रात के समय अजीब रोशनी देखी जा रही है और तालाब के आसपास अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने तालाब के पानी में किसी महिला की छाया देखी थी। अंजलि की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और उसकी त्वचा पे भी वो पहले वाली चमक नहीं रही थी। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और उसने महसूस किया कि यक्षिनी का श्राप उसे धीरे धीरे निगल रहा है। रात के समय उसकी नींद टूट जाती और वह बार बार उस अजीब सी आवाज़ को सुनने लगी थी। अंजलि और अजय ने सोचा कि यह स्थिति और भी अधिक बुरी हो रही है और अब उन्हें गांव के बुजुर्गों से मदद मांगनी होगी। बुजुर्गों की सलाह से उन्होंने एक ऐसा मार्ग खोजने का निर्णय लिया जो इस शाप को समाप्त कर सकता है। गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति दादाजी के पास जाकर
अजय और अंजलि ने अपनी समस्या के बारे में बताया। दादाजी ने सब कुछ ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने बताया कि यक्षिनी का श्राप बहुत ही घातक होता है और इसे समाप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और तंत्र की आवश्यकता होती है। दादाजी ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक के बारे में भी बताया जिसमें यक्षिनी को शांत करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान और मंत्रों का विवरण था। उन्होंने कहा कि इस किताब को ध्यान से पढ़ना और श्राप के अंत के लिए पुरानी विधियों का पालन करना होगा। दादाजी ने बताया कि यक्षिनी को शांति प्रदान करने के लिए उसे एक विशेष रात में तंत्र मंत्र द्वारा शांत करवाया जा सकता है। अंजलि और राजू ने उस पुरानी किताब की खोज शुरू की। वे गांव के पुस्तकालय में गए और कई पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालने लगे। उन्होंने आखिरकार उस किताब को ढूंढ निकाला जिसमें यक्षिनी की कहानी और श्राप को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान के बारे में लिखा था। अनुष्ठान के अनुसार एक विशेष रात को चांदनी ताल के पास एक पूजा करनी थी जिसमें यक्षिनी को शांत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना था। इसके लिए उन्हें एक विशेष सामग्री एकत्रित करनी थी जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियां, तेल और अन्य पूजा विधि सामग्री शामिल थी। अंजलि और अजय ने हर संभव प्रयास किया लेकिन श्राप की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने गांव के लोगों से भी मदद मांगी लेकिन यक्षिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी इस श्राप को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया। अंजलि और अजय ने श्राप को समाप्त करने की पूरी कोशिश की लेकिन यक्षिनी की उपस्थिति ने और भी भयानक रूप ले लिया। एक रात जब चांदनी ताल के पास पूजा की जा रही थी तभी अचानक एक अजीब और डरावना दृश्य उभर कर सामने आया। अजय और अंजलि ने तालाब के किनारे अनुष्ठान करना शुरू किया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी के भीतर से एक खूबसूरत लेकिन भयानक स्त्री की छाया उभरने लगी। उसकी आंखों से खून की तरह लाल आभा निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। यक्षिनी ने पहली सीधी उपस्थिति से सभी को दहशत में डाल दिया। अंजलि को देखते ही यक्षिनी ने उसे अपने ओर खींचने की कोशिश की। अंजलि की चीखें सुनाई देने लगी और अंजलि की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सूज गई और वह बेतहाशा कांपने लगी। अजय ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन यक्षिनी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि वह उसे रोकने में असमर्थ था। यक्षिनी ने अंजलि के चारों ओर एक काला धुएं का घेरा बना लिया जिससे वह और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अब अंजलि की स्थिति में तेजी से गिरावट देखी जा सकती थी। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया और वह बेतहाशा असहाय महसूस करने लगी। उसके आसपास खड़े लोग भी डर के मारे कांप रहे थे और गांव में एक भय का माहौल छा गया था। यक्षिनी की मौजूदगी ने गांव के लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। अब कोई भी चांदनी ताल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और सभी लोग आशंका में जी रहे थे। इस तरह से यक्षिनी का श्राप और भी भयानक हो गया। अब अंजलि और अजय को एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अब न केवल यक्षिनी की शक्तियों से लड़ना था बल्कि अपनी जिंदगी और गांव की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था। अंजलि की स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई और राजू को एक निर्णायक उपाय की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब यह तय करना था
कि क्या वे यक्षिनी के श्राप को समाप्त कर पाएंगे या गांव की भयावह स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इस नए और ख़तरनाक मोड़ ने उनकी यात्रा को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया था। अंजलि की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। यक्षिनी का श्राप अब केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था। उसका चेहरा पीला और सूजा हुआ नजर आने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और उसके शरीर पर अजीब से चकत्ते उभर आए थे। अंजलि के परिवार और गांव वाले लोग चिंतित थे, लेकिन यक्षिनी के श्राप के प्रभाव के कारण उनके कोई भी उपाय कुछ काम नहीं आ रहे थे। अंजलि अक्सर बेतहाशा बड़बड़ाने लगी थी और उसके भयानक सपने उसकी नींद को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह खुद को भी पहचानने से मना कर रही थी। अजय ने अंजलि की संजीवनी बूटी और औषधियों से उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन यक्षिनी के प्रभाव से सब कुछ बेकार जा रहा था। यक्षिनी की उपस्थिति का मानसिक असर भी बहुत गहरा था। अंजलि के सपनों में लगातार यक्षिनी की भयानक छवि और उसके डरावने स्वर गूंज रहे थे। वह खुद को असहाय महसूस करने लगी थी और उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसके मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट ने उसकी स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया था। गांव के लोग भी अब यक्षिनी के श्राप से प्रभावित हो रहे थे। कई लोगों ने रात को अजीब आवाज़ें सुनने की शिकायत की और कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने यक्षिनी की छाया देखी है। गांव में हर तरफ एक असामान्य डर का माहौल छा गया था। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। अजय ने अंजलि के साथ यक्षिनी के श्राप के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो उन्हें विशेष अनुष्ठानों और पुरानी विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। अजय और अंजलि ने यक्षिनी के श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों और विधियों की खोज शुरू की। उन्होंने पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों की खोज की जो इस तरह के श्राप को समाप्त करने में सहायक हो सकते थे। अजय ने गांव के बुजुर्गों और तांत्रिकों से भी सलाह ली। उन्होंने उन्हें बताया कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पुरानी पांडुलिपियों और तंत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक दिन अजय और रूपा ने एक पुराने तांत्रिक के पास जाने का निर्णय लिया, जो गांव के बाहरी इलाके में एक जंगल के किनारे निवास करता था। इस तांत्रिक के बारे में कहा जाता था कि उसने कई खतरनाक आत्माओं और शापों को समाप्त करने में सफलता हासिल की है। अजय और अंजलि ने तांत्रिक से मिलने के लिए लंबी यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और अजीब आवाज़ें उनकी यात्रा को और भी कठिन बना रही थी। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यक्षिनी का श्राप समाप्त करने के लिए एक विशेष रात को एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए उन्हें 7 विशेष जड़ी बूटियाँ, एक पुराना तंत्र मंत्र और एक विशेष मूर्ति की आवश्यकता थी। तांत्रिक ने उन्हें इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहा और एक निश्चित तिथि को अनुष्ठान करने का समय बताया। अजय और अंजलि ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए वस्तुओं की खोज की
उन्होंने जंगल में, गुफाओं में और प्राचीन मंदिरों में इन वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश की। यह प्रक्रिया बेहद ही कठिन थी और उन्हें कई बार जीवन के खतरे का सामना करना पड़ा। इस दौरान अंजलि की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उसने अपनी कमजोरी और थकावट के बावजूद भी यात्रा जारी रखी। वह जानती थी कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए उसे यह यात्रा पूरी करनी ही होगी। अंजलि और अजय के अनुष्ठान की तैयारी के दौरान यक्षिनी की शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। चांदनी ताल के पानी में एक अजीब सी चमक और हलचल होने लगी। यक्षिनी की उपस्थिति और उसके हमलों की तीव्रता बढ़ गई और गांव के लोगों की स्थिति और भी खराब हो गई। रात के समय यक्षिनी ने और भी खतरनाक रूप ले लिया। उसने गांव के लोगों को अपनी शक्ति का एहसास करवाया और कई लोगों को भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ा। यक्षिनी की शक्ति ने गांव के माहौल को और भी डरावना बना दिया। अंजलि और अजय ने अनुष्ठान के लिए जुटाई गई वस्तुओं के साथ एक विशेष रात को अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने चांदनी ताल के पास एक विशेष स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी की। यह रात उनके लिए निर्णायक साबित होनी थी। तैयारी के दौरान यक्षिनी ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। उसने अनुष्ठान स्थल पर अजीब सी ठंडी हवा का झोंका भेजा और तालाब के पानी में खौफनाक लहरें उठाई। यक्षिनी ने अपने शाप की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंजलि और अजय को परेशान करने की कोशिश की। यक्षिनी के हमले की तीव्रता ने अंजलि और अजय को घेर लिया। यक्षिनी की हड्डियों जैसी आवाज़ें, अजीब सी ठंडी ठिठुरन और उसकी भयानक छाया ने अनुष्ठान को और भी कठिन बना दिया। अंजलि और अजय ने अपने साहस और दृढ़ता को बनाए रखते हुए अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, विशेष सामग्री का उपयोग किया और यक्षिनी की आत्मा को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रात की गहराई और यक्षिनी की शक्ति ने उनकी स्थिति को और भी चुनौतीपूर्वक बना दिया, लेकिन उनके प्रयास और विश्वास ने उन्हें इस खतरनाक स्थिति का सामना करने की शक्ति दी। अजय और अंजलि ने अनुष्ठान की कठिन यात्रा को पूरा किया और यक्षिनी की बढ़ती शक्ति और उसके हमलों का सामना किया। लेकिन क्या उनके प्रयास सफल होंगे या यक्षिनी का श्राप और भी भयानक हो जाएगा? इस भाग ने उनकी यात्रा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और अगले भाग के लिए एक नई चुनौती पेश की। अंजलि और अजय ने यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। यक्षिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके शाप के प्रभाव से न केवल अंजलि की स्थिति बिगड़ गई, बल्कि गांव भी उसके प्रभाव से ग्रस्त था। अब अंजलि और अजय को एक अंतिम और निर्णायक उपाय की आवश्यकता थी। अजय और अंजलि ने अपनी यात्रा के दौरान तांत्रिक के बताए गए निर्देशों को और पुरानी किताबों को अच्छे से पढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान और यक्षिनी को एक विशिष्ट स्थान पर ले जाना आवश्यक था। उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया। विशेष रात का चयन करना। यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक विशेष रात का चयन किया गया जब पूर्णिमा की रात और चांदनी रात की स्थिति होगी। यह रात यक्षिनी की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। विशेष सामग्री को एकत्रित करना। उन्होंने तांत्रिक के द्वारा बताई गई 7 विशेष जड़ी बूटियाँ, एक पुराना तंत्र मंत्र और एक विशेष मूर्ति एकत्रित की।
इस सामग्री को विशेष प्रकार से तैयार किया गया ताकि यक्षिनी की आत्मा को नियंत्रित किया जा सके। और नंबर 3 पर आता है कि यक्षिनी को विशेष स्थान पर लाना। अजय और अंजलि ने योजना बनाई कि यक्षिनी को एक विशेष स्थान पर ले जाया जाएगा जहां पर अनुष्ठान किया जाए। यह स्थान चांदनी ताल के अंदर एक विशेष गुफा में था जो यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता था। और अब बारी आती है नंबर 4 योजना की कि विलक्षण सुरक्षा उपाय। उन्होंने सुरक्षा के लिए गांव की कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लाने का निर्णय लिया ताकि अनुष्ठान के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके। अजय और अंजलि ने इस योजना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और तांत्रिक से प्राप्त सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात आई और चांदनी ताल पर एक रहस्यमयी वातावरण छा गया। चांदनी की रोशनी में तालाब की सतह पर अजीब सी चमक और हलचल हो रही थी। अजय और अंजलि ने अपनी योजना के अनुसार सब कुछ तैयार कर लिया था और यक्षिनी को गुफा की ओर ले जाने के लिए निकल पड़े। गांव के कुछ भरोसेमंद लोग भी उनके साथ थे जो सुरक्षा और सहायता के लिए तैयार थे। अजय और अंजलि ने गुफा की ओर जाते हुए सभी तैयारियों का ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि कोई भी अवरोध उनके रास्ते में न आए। जब वे गुफा के भीतर पहुँचे तो वहाँ की खामोशी और अंधेरा भयावह था। गुफा की दीवारों पर अजीब सी तामसिक छाया और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही अजय और अंजलि ने अनुष्ठान की तैयारी की, उन्हें यक्षिनी की उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक गुफा में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी और यक्षिनी की भयानक छवि सामने आई। उसकी आंखों में एक भयानक आक्रोश था और उसकी त्वचा से काले धब्बे उभर रहे थे। यक्षिनी ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और अपने श्राप को और भी क्रूर रूप से प्रकट किया। अंजलि और अजय ने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यक्षिनी ने उनका सामना करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और गुफा में अजीब सी हलचल और भयंकर ठंडी हवा फैलाई। यक्षिनी की क्रूरता ने अंजलि और अजय को पूरी तरह से घेर लिया। यक्षिनी ने उन्हें अपनी शक्ति से दबाना और शापित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने एक भयानक चीख के साथ हमला किया। अजय और अंजलि ने अपनी पूरी शक्ति और साहस को एकत्रित किया और यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया। उन्होंने तंत्र मंत्र की विधियों का पूरी तरह से पालन किया और यक्षिनी की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए अपने मन की पूरी एकाग्रता को केंद्रित किया। अजय और अंजलि की पूरी कोशिश के बावजूद यक्षिनी की शक्ति और क्रूरता ने एक महत्वपूर्ण संघर्ष को जन्म दिया। गुफा के भीतर संघर्ष और भी तीव्र हो गया और यक्षिनी ने अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया। अजय और अंजलि ने अनुष्ठान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, विशेष सामग्री का उपयोग किया और यक्षिनी को नियंत्रित करने की कोशिश की। गुफा में एक भयंकर हलचल मची और अजीब सी रोशनी फैल गई। यक्षिनी की क्रूरता और शक्ति ने गुफा को पूरी तरह से हिला दिया, लेकिन अंजलि और अजय की दृढ़ता और साहस ने यक्षिनी की आत्मा को नियंत्रित कर दिया। उन्होंने यक्षिनी के श्राप को समाप्त कर दिया और उसे गुफा के भीतर बंद कर दिया। अजय और अंजलि की मेहनत
और प्रयासों से यक्षिनी के शाप को समाप्त कर दिया और उस यक्षिनी को गुफा के अंदर ही बंद कर दिया। अंजलि और अजय के प्रयास करने से यक्षिनी के श्राप से मुक्ति तो मिल गई। क्या सच में यक्षिनी के श्राप से मुक्ति मिल गई थी? क्या गांव में सच में शांति आ गई थी? अजय और अंजलि यह सब सोच रहे थे। अजय और अंजलि की यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के बाद वो एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होगी या भविष्य में फिर से कोई नई चुनौती सामने आएगी? जानने के लिए कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। आगे कहानी मैं शुरू कर रही हूँ। इस कहानी का मैं अगला भाग शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, पिछले भाग के हिसाब से तो यक्षिनी का श्राप समाप्त हो गया था, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान था। अब गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन अजय और अंजलि को पता चला कि यक्षिनी के श्राप की गहराई और भी जटिल है। उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी कि यक्षिनी का श्राप किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और इसका मूल कारण क्या था। गांव के बुजुर्गों और पुरानी किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यक्षिनी का श्राप एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ था। यक्षिनी, जिसका नाम केतकी था, एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली प्राणी थी जो एक समय में एक महान सम्राट की प्रेमिका थी। सम्राट के दिल में उसके प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन यक्षिनी की सुंदरता और शक्ति के कारण कई प्रतिशोधी भी थे। एक दिन यक्षिनी को कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने उसकी शक्तियों को समाप्त करने और उसे एक जादुई शाप के तहत डालने का प्रयास किया। उन्होंने यक्षिनी को धोखे से एक जादुई शापित जड़ी बूटी का सेवन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप यक्षिनी को जल के भीतर अटके रहना पड़ा और रात के समय लोगों को परेशान करना पड़ा। शाप के प्रभाव से वह एक दुष्ट प्राणी बन गई और वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाई। शाप के तहत अटकी यक्षिनी ने सैकड़ों वर्षों तक अमानवीय यातनाओं का सामना किया। उसकी आत्मा को शांत करने और उसे मुक्त करने के लिए कोई उपाय नहीं था। केवल एक व्यक्ति जो उसकी कहानी को जानता था और उसके शाप को समझता था, वही उसकी मुक्ति का उपाय हो सकता था। अजय और अंजलि ने इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद शाप की गहराई को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि केवल यक्षिनी के अतीत और उसकी कहानी को जानकर ही वे उसके शाप को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अंजलि की स्थिति जैसे जैसे समय बीत रहा था और भी खराब होती जा रही थी। यक्षिनी का शाप अब केवल रात के समय ही नहीं बल्कि दिन के समय भी उसके जीवन को प्रभावित कर रहा था। उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। अंजलि के शरीर पर अजीब चकत्ते और घाव उभरने लगे थे और उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई थी। उसकी नींद की समस्या और भी बढ़ गई थी। वह अक्सर बेतहाशा चीखने और बड़बड़ाने लगी थी। गांव के लोग अब उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थे और उसकी मदद करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई भी उपाय प्रभावी नहीं हो रहा था। अजय ने महसूस किया कि यक्षिनी के श्राप का प्रभाव अब और भी गहरा हो गया है। यक्षिनी के श्राप ने केवल अंजलि की स्थिति को ही नहीं बल्कि गांव के वातावरण को भी
प्रभावित करना शुरू कर दिया था। गांव में रात के समय अजीब आवाज़ें और भयानक घटनाएं घटने लगी थी। लोगों ने महसूस किया कि यक्षिनी का श्राप अब और भी खतरनाक हो गया है। अंजलि के जीवन में आ रहे बदलावों ने अजय को और भी चिंतित कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह यक्षिनी के श्राप का पूरी तरह से समाधान चाहता है तो उसे श्राप की जड़ तक पहुंचना होगा। इसीलिए उसे और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। अजय ने तय किया कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए पुरानी किताबों और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में जाकर ही समाधान मिलेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पुरानी पांडुलिपियों और तंत्र मंत्र की किताबों की खोज शुरू की। अजय ने प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक ज्ञान को एकत्रित करने के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कई दिन बिताए। उसने कई किताबें पढ़ी और प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उसने कई अनुष्ठानों और विधियों का पता लगाया जो यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने में सहायक हो सकते थे। अजय ने यह भी पता लगाया कि यक्षिनी का श्राप एक विशेष समय और स्थान पर अनुष्ठान करने से ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ, एक प्राचीन मूर्ति और विशेष मंत्रों की आवश्यकता थी। अजय और अंजलि ने इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी योजना को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने उन विशेष जड़ी बूटियों और वस्तुओं की खोज शुरू की जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थी। अजय ने अंजलि की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उसने एक अनुभवी तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने उसे बताया कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिन और समय का चयन करना होगा और विशेष अनुष्ठान को सही तरीके से करना होगा। इस प्रकार अजय और अंजलि ने यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक अंतिम योजना बनाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो सभी आवश्यक वस्तुओं और जानकारियों को एकत्रित करके सही समय पर अनुष्ठान को पूरा करेंगे। अजय और अंजलि की यात्रा यक्षिनी के श्राप की गहराइयों को समझने और उसे समाप्त करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। उन्होंने यक्षिनी के अतीत और शाप के प्रभाव को गहराई से समझा और अपने अगले कदमों की योजना बनाई। अब उन्हें यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए अंतिम अनुष्ठान की तैयारी करनी थी। क्या वे अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे और यक्षिनी के शाप से पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले भाग में मिलेगा। अजय और अंजलि के प्रयासों के बावजूद भी यक्षिनी के शाप का प्रभाव कुछ कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में यक्षिनी के हमलों में तेजी से वृद्धि हुई थी। रात के समय गांव में अजीब और भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। लोगों ने डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और रात की चुप्पी को एक अजीब सी खौफनाक खामोशी ने घेर लिया था। यक्षिनी के हमले अब गांव के लोगों को भी प्रभावित करने लगे थे। कई लोग रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने लगे थे, जैसे कि किसी के कर्राने या चीखने की आवाज़ आ रही हो। कुछ गांव वाले रात के समय अचानक बीमार पड़ गए और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अस्पताल में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बीमारी कैसी है। यहाँ दूसरी तरफ अंजलि की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके शरीर पर अजीब से चकत्ते और घाव बढ़ते ही जा रहे थे और उसकी मानसिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। वह दिन के समय भी बेतहाशा चिल्लाने लगी थी और गांव के लोग उसकी स्थिति को लेकर भी चिंतित थे। अजय ने देखा कि यक्षिनी के शाप का प्रभाव अब गांव में सामान्य जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था। गांव में हर जगह अजीब सी खामोशी
और भय का माहौल था। उसने महसूस किया कि यक्षिनी की शक्ति केवल अंजलि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अजय ने इस स्थिति को सुधारने के लिए नए उपायों पर विचार करने की सोची। उसने महसूस किया कि अब केवल प्राचीन अनुष्ठान और जड़ी बूटियां ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकती। इसके लिए उन्हें और भी प्रभावी मदद की आवश्यकता थी। अजय ने निर्णय लिया कि यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए उन्हें तंत्र मंत्र जादू के विशेषज्ञों की भी मदद लेनी होगी। उसने पुरानी किताबों और तांत्रिक ग्रंथों की मदद से कुछ अनुभवी तांत्रिकों और जादूगरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अजय ने अंजलि के साथ मिलकर उन स्थानों की यात्रा की जहां पर तांत्रिक और जादूगर रहते थे। पहली यात्रा उन्होंने एक गांव की जहां पर एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था। तांत्रिक ने अजय और अंजलि को बताया कि यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान और तंत्र की आवश्यकता होगी। तांत्रिक ने उन्हें एक पुरानी किताब के बारे में बताया जो यक्षिनी को शाप से मुक्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस किताब में विशेष मंत्र और अनुष्ठान की विधियाँ लिखी हुई थी। अजय और अंजलि ने तांत्रिक से उस किताब की खोज में मदद मांगी और तांत्रिक ने उन्हें एक जादूगर से मिलने की सलाह दी। दूसरी यात्रा उन्होंने एक प्रसिद्ध जादूगर के पास की जो एक ऊंच पर्वत पर एक आश्रम में रहते थे। जादूगर ने उन्हें बताया कि यक्षिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी जो केवल इस पर्वत पर ही उगती है। जादूगर ने अजय और अंजलि को उस पर्वत की यात्रा करने और उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई खतरनाक बाधाओं का सामना किया, जैसे कि भयंकर तूफान, चट्टानों पर चढ़ना और जंगली जानवरों का सामना। आखिरकार अजय और अंजलि ने पर्वत पर उन आवश्यक जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और जादूगर के पास ले आया। जादूगर ने इन जड़ी बूटियों की जांच की और पुष्टि की कि ये यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए उपयुक्त हैं। अजय और अंजलि ने अब तक की सभी जानकारी और सामग्री को इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने तांत्रिक और जादूगरों से मिली सलाह के आधार पर एक रणनीति तैयार की। अब उन्हें यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता थी। सहयोगियों की मदद से उन्होंने यक्षिनी के खिलाफ एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्होंने एक विशेष रात का चयन भी किया जब पूर्णिमा का चांद और एक विशेष ग्रह की स्थिति होगी। यह रात यक्षिनी की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए योजना में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया था। इनकी पहली योजना यह थी कि उन्होंने एक विशेष स्थान का चयन किया जो यक्षिनी के प्राचीन शक्ति केंद्र के निकट था। यह स्थान यक्षिनी की शक्तियों को नियंत्रित करने और उसके श्राप को समाप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और अब इनकी दूसरी योजना यह थी कि अनुष्ठान के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया जिन्होंने सुरक्षा और सहायता प्रदान की। और अब इनकी तीसरी योजना थी विशेष अनुष्ठान और तंत्र। अनुष्ठान में विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्रों का उपाय किया जाएगा। तांत्रिक और जादूगरों ने उन मंत्रों और विधियों का अभ्यास किया और उन्हें सही ढंग से लागू करने का प्रशिक्षण दिया। अगली योजना है जड़ी बूटियाँ और सामग्री। अनुष्ठान के लिए आवश्यक जड़ी बूटियाँ और सामग्री को विशेष रूप से तैयार किया गया। ये जड़ी बूटियाँ यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रण करने और उसे शांत करने के लिए उपयोग की जाएगी। इसके बाद आती है अगली योजना। अगली और अंतिम योजना, समय और स्थान।
अनुष्ठान को पूर्णिमा की रात और एक विशेष ग्रह की स्थिति में किया जाएगा। यह समय यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अजय और अंजलि ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने तांत्रिकों और जादूगरों से मिली सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। अब उन्हें यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए इस अंतिम योजना को लागू करना था। अजय और अंजलि ने यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थी। वे अब अपने अंतिम प्रयास की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें तांत्रिकों और जादूगरों की मदद से एक विशेष अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करना था। क्या उनकी योजना सफल होगी और वे यक्षिनी के शाप से पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या वह इस बार यक्षिनी के शाप से मुक्त हो पाएंगे? जैसे जैसे समय बीत रहा था, यक्षिनी के हमलों की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव में रात के समय भयावह घटनाएं लगातार घटित हो रही थी। यक्षिनी की दुष्ट ऊर्जा ने गांव के माहौल को और भी भयावह बना दिया था। अंजलि और अजय की योजना को लागू करने से पहले यक्षिनी ने एक नई रणनीति अपनाई थी। वह अब गांव के लोगों को सीधे तौर पर निशाना बना रही थी। उसके हमले अब केवल मानसिक और शारीरिक तनाव तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसने कई लोगों की जान भी ले ली थी। रात के समय गांव में एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यक्षिनी की उपस्थिति ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। वह रात के समय गांव में घूमती और लोगों को अपनी दुष्ट शक्ति का शिकार बनाती थी। अंजलि की स्थिति अब बेहद खराब हो गई थी। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव और चकत्ते फैल चुके थे और उसकी मानसिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। वह अक्सर बेतहाशा चीखने और बड़बड़ाने लगी थी। अजय ने देखा कि यक्षिनी की शक्ति अब केवल रात के समय ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी महसूस की जा रही थी। गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और लोगों ने दिन के समय भी डरावनी घटनाओं का सामना किया। यक्षिनी की नकारात्मक ऊर्जा ने गांव के सभी लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। अजय ने महसूस किया कि यक्षिनी की शक्ति अब केवल उसकी सामान्य शक्तियों तक सीमित नहीं है। उसने अपने शाप को और भी मजबूत और खतरनाक बना लिया है। यह स्थिति अब बहुत ही गंभीर हो गई थी और अजय को यक्षिनी के खिलाफ अपनी योजना को तेजी से लागू करने की आवश्यकता थी। अजय और अंजलि ने यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए अंतिम अनुष्ठान की योजना बनाई। यह अनुष्ठान एक विशेष समय और स्थान पर करना था और इसके लिए उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुओं और जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया था। हालांकि अंतिम अनुष्ठान की तैयारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अनुष्ठान के स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने एक दूरस्थ और भयावह स्थान का चयन किया, जो यक्षिनी के प्राचीन शक्ति केंद्र के निकट था। यात्रा के दौरान अजय और अंजलि ने कई खतरनाक बाधाओं का सामना किया। घने जंगलों, भयंकर तूफानों और जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए अंत में अनुष्ठान स्थल पर पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार अपनी जान को जोखिम में भी डाला।
अनुष्ठान स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें उस स्थान की सुरक्षा और सफाई पर ध्यान देना पड़ा। यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए स्थल को पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित बनाना आवश्यक था। अजय और अंजलि ने इस कार्य को तेजी से पूरा किया और सभी आवश्यक वस्तुओं को सही स्थान पर रखा। फिर उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। यह एक लंबा और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्र का उपाय करना था। तांत्रिकों और जादूगरों ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्रों और विधियों का अभ्यास किया और उन्हें सही ढंग से लागू करने का प्रशिक्षण दिया। अंजलि की स्थिति को देखकर अजय ने निर्णय लिया कि वह अनुष्ठान के दौरान उसे अपने पास ही रखेगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अनुष्ठान को सही समय पर और सही तरीके से करेंगे। अनुष्ठान के दौरान उन्होंने यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष मंत्रों और तंत्र मंत्र का उपाय करना होगा। यक्षिनी की उपस्थिति का संकेत मिलने के साथ ही अजय और अंजलि ने अपने अंतिम प्रयास की शुरुआत की। उन्होंने अनुष्ठान स्थल को पूरी तरह से तैयार किया और यक्षिनी के खिलाफ अपनी रणनीति को लागू करने की तैयारी की। अजय और अंजलि ने अपनी योजना को लागू करने के लिए एक ठोस और सुरक्षित तरीका चुना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यक्षिनी की सभी कमजोरियों और शक्तियों का सही ढंग से उपयोग किया जाए। अब वे यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए अंतिम लड़ाई की ओर बढ़ रहे थे। अजय और अंजलि ने यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। उन्होंने यक्षिनी के साथ निर्णायक लड़ाई की योजना बनाई और अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। अब उन्हें अपनी योजना को लागू करना था और यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास करना था। क्या वे अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे और यक्षिनी के शाप से पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे? इसका उत्तर आपको आने वाले अगले भाग में मिलेगा। इस कहानी का लास्ट पार्ट शुरू होने जा रहा है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पूनम की रात आ चुकी थी। अजय और अंजलि ने यक्षिनी के शाप को समाप्त करने के लिए अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी भी पूरी कर ली थी। चांद की हल्की रोशनी और ग्रहों की विशेष स्थिति ने वातावरण को एक अनोखा रूप दे दिया था। यह रात यक्षिनी के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए उपयुक्त समय थी। अजय और अंजलि ने विशेष अनुष्ठान स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। स्थल को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया था और सभी आवश्यक जड़ी बूटियां और सामग्री सही स्थान पर रख दी गई थी। उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी में कई घंटे बिताए, मंत्रों और तंत्र मंत्रों का उच्चारण किया और सुरक्षा उपाय को भी सुनिश्चित किया गया। रात के अंधेरे में यक्षिनी की उपस्थिति महसूस होने लगी। अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और गांव के लोग फिर से अपने घरों में छिपने लगे। यक्षिनी ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से उभार लिया था और उसकी दुष्ट ऊर्जा स्थल पर एक अजीब सा दबाव बना रही थी। अजय और अंजलि ने यक्षिनी की उपस्थिति का सामना करने के लिए अपने साहस और संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार अनुष्ठान की शुरुआत की। अनुष्ठान स्थल पर एक विशेष मंडल बनाया गया था, जिसमें जड़ी बूटियां और तंत्र मंत्र की सामग्री रखी गई थी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, यक्षिनी ने आक्रमण किया। उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक भयानक खौफनाक आवाज गूंजने लगी। उसकी शक्ति ने हवा में एक अजीब सा कंपन उत्पन्न किया और उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगी।
अजय और अंजलि ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और जड़ी बूटियों को जलाना शुरू किया। यक्षिनी ने उनके प्रयासों को विफल करने के लिए सभी प्रयास किए। उसने अपनी शक्तिशाली हमलों से अनुष्ठान स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यक्षिनी ने अजय और अंजलि पर मानसिक और शारीरिक हमले शुरू कर दिए। अजय को महसूस हुआ कि यक्षिनी की शक्ति बहुत अधिक हो गई है और उसे अपने सभी प्रयासों को जुटाना पड़ा। उसने अंजलि की ओर देखा, जो अब भी अनुष्ठान को ठीक से जारी रखने की कोशिश कर रही थी। और फिर अजय ने यक्षिनी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की। निर्णायक लड़ाई के दौरान अजय और अंजलि ने यक्षिनी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। अनुष्ठान की प्रक्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया। जैसे जैसे अनुष्ठान की प्रक्रिया जारी रही, यक्षिनी की शक्ति और भी अधिक भयंकर होती चली गई। उसने अजय और अंजलि पर शारीरिक और मानसिक रूप से हमला करना शुरू कर दिया। अब अजय को अपनी जान की चिंता होने लगी, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा और अंजलि के साथ मिलकर यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसी दौरान यक्षिनी ने एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे अनुष्ठान स्थल पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि अजय और अंजलि को एक पल के लिए अचंभित कर दिया। विस्फोट ने अनुष्ठान स्थल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और जड़ी बूटियों की सामग्री बिखर गई। अजय ने तुरंत अपनी स्थिति को संभाला और यक्षिनी के हमलों को रोकने के लिए एक नया मंत्र शुरू किया। उसने अंजलि को समझाया कि उन्हें अपनी शक्ति को और भी ज़्यादा समर्पित करना होगा। अंजलि ने देखा कि यक्षिनी की शक्ति उसकी कमजोरियों को भी प्रकट कर रही थी। उसने महसूस किया कि यक्षिनी की शक्ति केवल उसके द्वारा किए गए अनुष्ठानों और तंत्र मंत्रों से नियंत्रित की जा सकती है। इस बीच गांव में भी हालात बिगड़ गए थे। यक्षिनी के हमलों ने गांव के लोगों को और भी अधिक प्रभावित किया था। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और गांव के वातावरण में एक अजीब सा डर छा गया था। अजय और अंजलि ने यह समझा कि केवल अनुष्ठान ही यक्षिनी के शाप को समाप्त नहीं कर सकता। उन्हें यक्षिनी की शक्तियों को समाप्त करने के लिए एक विशेष बलिदान की आवश्यकता थी। अंजलि ने महसूस किया कि उसे अपने आप को बलिदान करना होगा ताकि यक्षिनी की शक्तियों को समाप्त किया जा सके। यक्षिनी के खिलाफ निर्णायक संघर्ष में अंजलि ने अपने बलिदान का निर्णय लिया। उसने अजय से कहा कि उसकी मृत्यु के बिना यक्षिनी की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। अजय ने अंजलि के इस निर्णय को स्वीकार किया और उसके साथ मिलकर अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। अंजलि ने अपने आप को अनुष्ठान के मंडल के बीच में स्थान दिया। उसने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी शक्ति को यक्षिनी के खिलाफ संलग्न किया। अजय ने मंत्रों और तंत्रों की मदद से यक्षिनी की शक्ति को नियंत्रण करने की कोशिश की। जैसे ही अंजलि ने अपनी शक्ति को अंतिम बार संलग्न किया, यक्षिनी की शक्ति में एक गंभीर कमी आई। उसकी दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसकी उपस्थिति भी कमजोर होने लगी। यक्षिनी ने अपनी हार स्वीकार की और एक अंतिम दुष्ट चिल्लाहट के साथ अनुष्ठान स्थल से गायब हो गई। उसकी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया था और गांव में एक शांति का माहौल लौट आया था। अंजलि के बलिदान के बाद उसके शरीर को यथासंभव सम्मान दिया गया। अजय ने अपनी पत्नी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। गांव के लोग भी अंजलि के बलिदान को सम्मानित करने के लिए
एक विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए। गांव का माहौल अब शांत और सामान्य हो गया था। यक्षिणी के शाप की समाप्ति के साथ ही गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे थे। अजय ने अपने संघर्ष की समाप्ति के बाद गांव के लोगों को यक्षिणी के शाप से मुक्ति की खुशी के बारे में बताया। सालों बाद अजय ने अपनी और अंजलि के संघर्ष की कहानी गांव वालों को बताई थी। यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि साहस और बलिदान में कितनी शक्ति होती है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है।